सबको बोले थे नोट कर लेने के लिए, सब नोट कर लिया? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या सीखे थे? डेफिनेशन, ऑडिट का डेफिनेशन क्या होता है। उसके साथ साथ सीखे थे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका यूजर कौन कौन होता है, यूजर पता चल चुका था। इसके साथ साथ पता चला कि हम लोग ऑडिट क्यों कराते, रीजन क्या था ऑडिट। सपोज मान लो अच्छा हम लोग किसी बैंक में गए, ठीक है, तो मान लो हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, सुनो शांत कराने वाला शांत हो जाओ बस। ट्रेडिंग पीएल मान लो अच्छा बैलेंस शीट बना कर लेके गए बैंक के पास, दिखाए कि मेरा इतना ज्यादा प्रॉफिट है। क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा देंगे तो बैंक आसानी से लोन दे देगा, हम लोग को सैंक्शन करेगा? दिक्कत क्या है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहा है मेरा प्रॉफिट, मान लो प्रॉफिट अच्छा 10 लाख का, 10 लाख का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, फिर भी वो लोन सैंक्शन करने से बैंक घबराएगा। रीजन क्या है? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए बनाता कौन है? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? मैनेजमेंट, प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट खुद से नहीं बनाएगा, मैनेजमेंट का काम हो, चाहे तो अकाउंटेंट से बनवा सकता है, अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगा वो बनाएगा। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैनेजमेंट इसको बनाया तो जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना हो, जो इसमें जो जो एक एक आइटम, जो जो एक एक अकाउंट दिखाएगा वो सारा का सारा करेक्ट हो, वो मैनिपुलेटेड नहीं होगा। ऐसे जरूरी है? जरूरी नहीं है। तो अच्छा इसके ऊपर इतना आसानी से यकीन कैसे कर सकता है? यकीन करने सकेगा बैंक? इसके लिए बैंक क्या बोलता है, एक काम करो, तुम्हें एक सर्टिफाइड सीए से जिसके पास स्कोप होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए जो आईसीआई देगा। ठीक है, सब सीए ऑडिट नहीं करने सकता है। मान लो अच्छा कोई जॉब कर रहा है, साथ साथ ऑडिटिंग का काम नहीं करने सकेगा, ऐसा नहीं होता है, कभी भी अलाउड नहीं है हम लोगों को। ठीक है, मतलब जॉब करोगे तो ऑडिट का काम नहीं करने सकोगे, तो जो लोग जॉब करते हैं ना वो ऑडिटिंग का काम नहीं करता है कभी भी। ठीक है, तो जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उससे साइन करवा के, इससे एग्जामिन करा कर लेकर आओ, तब हम बिलीव करेंगे कि ये तुम्हारा जो बनाया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तब यदि लोन सैंक्शन होगा तो हम लोग लोन सैंक्शन करेंगे। मतलब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब एक सीए के द्वारा ऑडिट होगा, सीए क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? जो ऑडिट करेगा सीए वो क्या इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए? ऑडिट करेगा, जब वो ऑडिट करेगा तब हम लोग चाहे तो उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, करना तभी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कारण से ऑडिट कराया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या सीखे थे? क्या ऑडिट सबके लिए करना कंपलसरी है? यस और नो? किसके लिए कंपलसरी था? कंपनी के लिए। अच्छा, मान लो कोई फर्म है, उसके लिए कंपलसरी है? नहीं। लेकिन यदि उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100 लाख से ज्यादा, 100 लाख से ज्यादा होगा तब उसके लिए। अच्छा, अगर मान लो प्रोफेशन है, डॉक्टर है, टीचर है, तो उसका ग्रॉस रिसीव मतलब कितना पैसा आया 25 लाख से ज्यादा होगा तब उसके लिए कंपलसरी होगा, नहीं तो कंपलसरी नहीं होगा। क्या तुम लोग समझ में आया इतना? जैसे कि अभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, बताना रोहित तुम। ठीक है, तो रोहित मान लो एक नाम देना जल्दी से। ठीक है, सीएस लिमिटेड, इसका पता टर्नओवर कितना है? इसका टर्नओवर 99 लाख है। कितना है? 100 लाख से भी कम है, 99 लाख है। क्या इसके लिए ऑडिट कंपलसरी है? हाँ बोलो। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा ये कंपनी है? अरे कंपनी है तो इसका टर्नओवर से कोई लेना देना है हम लोगों को? कंपनी है मतलब कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, टर्नओवर कितना, किसी से कोई लेना देना नहीं। समझ में आया ना? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चलो कौन बताएगा? ठीक है, तुम बोलना, तुमसे। ठीक है, बताना। अच्छा, एक राम एंड कंपनी है। ठीक है, तो राम एंड कंपनी, इसका टर्नओवर 80 लाख है। कितना? अच्छा 80 लाख। क्या इसके लिए ऑडिट करना कंपलसरी है? हाँ बोलो। अच्छा, वेरी गुड, इसके लिए भी कंपलसरी नहीं, क्योंकि ये कंपनी, ये फर्म है। ये जो कंपनी लिखे है ना, ये फर्म का इंडिकेशन है। अगर सिर्फ राम लिखा रहता, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एंड कंपनी लिख देंगे, देखना बड़ा बाजार में बहुत जगह लिखा रहता है ऐसे, इसका मतलब वो कंपनी नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म है।
जब लिमिटेड रहेगा तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड रहेगा तो प्राइवेट कंपनी। समझ में आ गया तुम लोगों को? ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐसे 200 पढ़े थे, उसमें क्या क्या था ऐसे 200 में? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और बोलो कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल जजमेंट, और बता अच्छा और कुछ था? डॉक्यूमेंटेशन वगैरह था, हम नहीं पढ़ाए, हम आज पढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्रोफेशनल बिहेवियर था। तो ये सारा का सारा हम लोग ऐसे 200 में पढ़ चुके थे। अब क्या पढ़ना है हम लोग? अच्छे कुछ चीज़ का नॉलेज लेना आज। जैसे कि हम लोग का एग्जाम में ना बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, खासतौर पर जनरल का एग्जाम, मतलब जो जनरल का स्टूडेंट है ना उन लोगों का। जैसे कि टाइप्स ऑफ एरर, अच्छा ये लिख लिया तो सब, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्यों लिखा है तो हम बताएंगे, थोड़ा वेट करो, बताया जाएगा क्यों लिखा है हम। टाइप्स ऑफ, देखो हम तुम लोगों को एरर्स और फ्रॉड में डिफरेंस समझा चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी तुम लोग चिंता मत करना। फ्रॉड के लिए ना हम लोग का एक अलग से ऐसे बार पता है क्यों बोलते हैं तुम लोगों को? ऐसे इसलिए बोलते हैं ना, ऐसे यदि तुम लोग एग्जाम में लिखो ना बहुत अच्छा मार्क्स इंक्रीज करेगा, बहुत अच्छा। क्योंकि अच्छा ऐसे सब स्टूडेंट को याद नहीं होता इसी कारण से, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता कौन सा किस ऐसे में जाएगा। तो तुम लोग अच्छा से तुम समझा दिया जाएगा कौन सा ऐसे क्या बोलना चाहता है। अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर मान लो अच्छा मिलना चाहिए था हम लोग को, जैसे कि ऐसे अगर छोड़ देंगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे ना तो कम से कम तो 5 में 4.5 मिल ही जाएगा। ऐसे में इतना मार्क्स इंक्रीज करेगा। तो सुनो, फ्रॉड का एक ऐसे है, बताते हैं ऐसे का क्या नाम है। उसका ऐसे का नाम है 240। वो हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉड का ऐसे कौन सा? अच्छा 240। ये कैसे बना? देखो कभी 420 का नाम सुना है? एक अंडर सेक्शन है लॉ का, ठीक है, जो 1956 में था। ठीक है, तो 420 इसको चेंज कर दो ना, समझ में आया? 240। तो ऑडिट में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट में 240 बोलते हैं, और लॉ में जब पढ़ाया जाता है तो लॉ का अंडर सेक्शन है 420। अंडर सेक्शन है, ऐसे दोनों अलग अलग है, ऐसे यूज करते हैं ऑडिट में। ठीक है, तो अंडर सेक्शन का यूज ऑडिट और लॉ दोनों में होता है। अभी हम लोग जानेंगे सिर्फ एरर्स के बारे में। भैया एरर्स कौन से ऐसे में आता है? एरर्स का कोई ऐसे वगैरह नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, तो सिर्फ फ्रॉड का होता है। तो एरर्स के बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि अच्छा ये सब एरर्स देता है एग्जाम में लिखे, खास तौर पे बिकम जनरल के स्टूडेंट को देता है। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ पोस्टिंग, ये सब आता है। जैसे कि एक है अच्छा देखो तुम लोगों को एक सीट दिया गया होगा, बिकम जनरल के स्टूडेंट को मिला कोई सीट जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिल गया। एक सीट दिए थे जनरल के स्टूडेंट को, सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये क्यों दिए बता दें। एक ऐसा और एक सीट दिया गया है, मिला ऐसा कोई सीट। इसके पीछे में ना हम लिख दिए थे कि यहाँ पर कोई टाइम ना वेस्ट हो, इसी कारण से कि ऑनर्स का कैसे क्वेश्चन पेपर है और जनरल का कैसे है। तुम लोग घर पर जाकर समझ सकते हो इसको। अरे कुछ नहीं, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार घर पर देखना समझ में आ जाएगा। ऑनर्स का स्टूडेंट ऑनर्स का, जनरल का स्टूडेंट जनरल का, किंतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ जनरल में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दे दिए, आंसर भी मिल जाएगा। सुनो, अब एरर्स को लेकर किसी को पता है एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है? बोलो प्रकाश, एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है? ओमिशन, अच्छा जब कुछ कोई चीज ना लिख ओमिट हो जाता है, जैसे कि कुछ लिखना भूल गए, छूट गया, तो उसको कहते हैं अच्छा एरर्स ऑफ ओमिशन। ठीक है, लेखांकन छूट जाने की गलती। ये अच्छा 2 तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट, एक होता है पार्शियल। कंप्लीट में क्या होता है ना, मान लो अच्छा एक जनरल को पूरा लिखने ही भूल गए, पूरा लिखने ही भूल गए, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट। अरे लिखने भूल गए तो लेयर पोस्टिंग भी नहीं होगा। इसको पकड़ना ना अच्छा बहुत मुश्किल है। क्यों बता दें। देखो अच्छा जब भी कोई चीज डेबिट होता है दूसरा चीज क्रेडिट होता है,
ठीक है, तो अगर लिखने भूल जाएंगे तो डेबिट जितना से कम होगा उतना ही तो क्रेडिट से कम होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ही करेगा। सपोज मान लो कोई एंट्री है, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लो अच्छा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अगर हम लोग भूलेंगे तो डेबिट में मान लो ट्रायल बैलेंस ऐसा है, ठीक है, तो ना जनरल एंट्री पास हुआ ना लेजर हुआ, तो डेबिट में अगर 100 रुपया कम लिखते हैं, कम, ठीक है, तो क्रेडिट में भी तो 100 कम होगा। नहीं समझ में आया? तब तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, तो हम लोग आसानी से इसको पकड़ने सकेंगे क्या? इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक होता है अच्छा पार्शियल ओमिशन, पार्शियल मतलब सपोज मान लो जनरल एंट्री तो पास हो गया, इसका लेजर पोस्टिंग किए, इसका पोस्टिंग करने भूल गए। अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा? अगर भूल गए ना, दोनों भूल गए किसी भी एक को, अगर एक भूलेंगे तो क्या होगा? इस साइड तो अमाउंट आ गया 100 रुपया का, लेकिन इस साइड, इसका मतलब मैच जब मैच नहीं करेगा तो हम लोग सोच सकते हैं क्या मिस कर चुके हैं, क्या छोड़ दिए, क्या नहीं लिखे, और पता भी चलेगा कि इतना अमाउंट का लिखने भूल गए थे। मतलब इसको खोजना तब भी आसान है। समझ में आया? इसके बाद कमीशन, कमीशन को बताने वाला अच्छा कुछ चीज हम बता लें। कमीशन इस सभी चीजों को जोड़कर बना है, क्या क्या बता दे तुमको। एक होता है अच्छा एरर्स ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग क्या होता है? जब हम लोग अच्छा इस अकाउंट में पोस्टिंग करना था, गलती से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग कर दिए। जैसे कि बताएं तुमको, बताना प्रियंका तुम, जैसे कि अच्छा इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीन को मान लो इंस्टॉल किए, ठीक है, तो सेटिंग्स वगैरह किए, तो उसके लिए जो एम्प्लॉय काम करने आया था ना, हम उसको क्या पेमेंट किए? वेजेस। क्या पेमेंट किए? ये वेजेस कहाँ जाना चाहिए? होता है ना अच्छा इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्या होगा इसका जनरल एंट्री बताओ तो? बोला अच्छा, मैंने एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री पूछ रहे हैं। पैसा पेमेंट कर दिए, कैश में पेमेंट कर दिए, बोलो। कुछ स्टूडेंट ये बोल रहा है हमको, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये बोल रहा है अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ कौन सा होगा? ये वेरी गुड। क्योंकि बता दे तुमको, बहुत समय क्या मिस्टेक होता है ना, इंसान हम लोग सोचते हैं ना अच्छा वेजेस पेमेंट हुआ है, लेकिन एक रूल है, तुम लोगों को पता है कि नहीं, किसी भी एसेट्स को यूज करने के पहले, एसेट्स को, उसके ऊपर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी खर्चा इंकर्ड होगा तो उसको हम लोग एसेट से जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या था? ये है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, मतलब अच्छा जो एक साल के अंदर नॉर्मली इंकर्ड होगा, कंटिन्यू इंकर्ड होगा। यह है प्लांट एंड मशीनरी, मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। गलती से कभी ऐसा होता है कि कैपिटल डेबिट होने की जगह रेवेन्यू का डेबिट कर दिए, मतलब अच्छा रेवेन्यू कैपिटल की जगह रेवेन्यू अकाउंट में पोस्टिंग हो गया, तो इसको मिस पोस्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा एरर्स ऑफ पोस्टिंग, गलती हुआ है पोस्टिंग करने में। इसके बाद होता है अच्छा एरर्स ऑफ कास्टिंग। नाम सुना कोई? कास्टिंग का मतलब जल्दी से बताओ। अरे जब अमाउंट कम लिख देते हैं, जहाँ अंडर कास्ट, ओवर कास्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में क्या होता है? मान लो एक एंट्री पास हो चुका था ऑलरेडी, गलती से फिर से उसी एंट्री को पास कर दिया, तब तो गलत हो जाएगा। हम तुम लोगों को बार बार समझाते हैं अकाउंट में, देखो जो चीज पास नहीं हुआ है ना, भले अगर रेक्टिफाई करना है तो उसको पास करो। एक बार अगर वो एंट्री पास हो चुका है फिर से पास करोगे तो उसका तो अमाउंट दुगना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा और कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड का मतलब अच्छा हम लोग लास्ट में क्या करते हैं ना, बड़ा बड़ा कंपनी तो बहुत बड़ा बड़ा अकाउंट होता है, जैसे परचेज अकाउंट के अंदर बहुत सारा नाम है, ठीक है, तो उसको लास्ट में टोटल मान लो कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, तो एक टोटल करते हैं, टोटल बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नीचे में, फिर टोटल बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। तो कभी ऐसा होता है, मतलब जैसे लिखा ना 1967 तो गलती से कर दिए 1697, ऐसा होता था, याद करो।
तो इसको क्या बोलते हैं, कैरिड फॉरवर्ड। ये सारा थ्योरी पोर्शन हम लोगों का, जिसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, क्या इतना समझ में आया तुम लोगों को? और एक इंपॉर्टेंट अच्छा थ्योरी, अच्छा रुको, और इन चारों मिस्टेक को यदि एक साथ किया गया, या मान लो दो एक से ज्यादा मिस्टेक हो गया, मान लो पोस्टिंग में भी मिस्टेक है, अमाउंट में भी मिस्टेक है, तब क्या बन जाएगा, एरर्स ऑफ कमीशन। दो चीज ऐड होगा तो क्या बनेगा, एरर्स ऑफ कमीशन। एक होता है, अच्छा ज्यादातर ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ये और ये सब बहुत कम पूछता है। तीसरा, कॉम्पेंसेटिंग एरर। किसी को पता है अच्छा कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है? सोचो, याद करो, क्या होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर? सोचो जल्दी से। क्या होता है, याद नहीं आ रहा है? पूरक गलतियां, अच्छा बताते हैं। देखो अच्छा, कभी कभी हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना, गलती से, सपोज मान लो अच्छा गलती से परचेज अकाउंट में हम लोग 100 रुपया कम लिख दिए थे। कितना कम लिख दिए थे? परचेज तो डेबिट होता है, एक होता है परचेज रिटर्न, मतलब रिटर्न आउटवर्ड, सामान जा रहा है, गलती से उस हेड में भी 100 रुपया कम लिख दिए। कितना कम लिख दिए? मतलब अच्छा इस हेड में तो गलती हुआ ही था 100 रुपया का परचेज अकाउंट में, नहीं परचेज अकाउंट में मिस्टेक कितना से है, 100 रुपया से। तो बताओ अच्छा, अगर ऐसा कोई मिस्टेक होगा तो ट्रायल बैलेंस में आसानी से पकड़ने सकेंगे? नहीं पकड़ने सकेंगे। क्यों? क्योंकि एक गलती, जब बच्चे एक गलती दूसरे गलती को समाप्त कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, अच्छा कॉम्पेंसेटिंग एरर। मतलब अच्छा दूसरा ऐसा मिस्टेक हुआ कि पहला गलती को खत्म कर दिया। भैया मान लीजिए रिटर्न आउटवर्ड की जगह सेल्स में मिस्टेक हो जाता, तब भी क्या कॉम्पेंसेटिंग एरर होता? हाँ होता, क्योंकि दूसरा गलती को खत्म कर रहा है। इसी कारण से इसको भी डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ये सारा थ्योरी तुम लोग का अच्छा संजय मेहता बुक में दिया हुआ है। अच्छा और एक है चौथा, प्रोसीड्यूरल एरर का मतलब क्या होता है बता दें। बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है ना, वो खुद का अपना अपना फैक्ट्री खोल के बैठता है। जैसे कि मान लो शुगर हमको बनाना है ना, एक काम करते हैं, शुगर की हमें उगाएंगे। शुगर केन का मतलब अच्छा जो गन्ना ऊख होता है ना, तो अब बताना अच्छा उसका जब खेती होता है ना, खासतौर पर मिट्टी अच्छा कीड़ा बहुत अधिक लगता है, तो उसमें अच्छा जो केमिकल यूज चाहिए, ठीक है, तो अच्छा उसमें भी तो खर्चा लगता है। तो या मान लो कभी क्या होता है ना, उसमें हम लोग बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। मान लो उस केमिकल का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पर केमिकल का अगर यूज नहीं किया गया ना तो लग जाएगा और मेरा फसल को नष्ट कर देगा। तो कभी कभी इस लॉस को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। तो एक ऑडिटर का जिम्मेदारी है जब वो वेरीफाई करे वो जो लॉस दिखा रहा है क्या इसी कारण से हुआ था कि कोई और कारण है, क्या लॉस हुआ ही नहीं है, झूठ मूठ कर दिखा दिया। तो ये सिर्फ थ्योरी जानना था, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं जानना है। ये तुम लोग को अकाउंट्स में नहीं सिखाया गया है, नहीं सिखाया जाएगा अकाउंट्स में। मिटा दे, हो गया अच्छा एरर। ऑनर्स में अच्छा 2 अच्छा दे देता है बहुत समय, 2.5 मार्क्स करके 2 दे देगा, मिलाकर 5 मार्क्स बन जाएगा, ठीक है, और बहुत आसानी से इसमें मार्क्स मिल जाएगा। सुनो, ऐसे 200 फिर से कुछ बोलना चाहता है। ऐसे 200 क्या ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट, ऐसे 200 बहुत बार आएगा जब तक तुम लोग को ऐसे 200 याद नहीं हो जाएगा। देखो बहुत समय एग्जाम में देगा ना ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप लिखने के लिए, ठीक है, तो भैया क्या क्या लिखेंगे, बहुत बार आता है एग्जाम में, तो देखो नोट करो।
समझाएंगे, अच्छा पहले नोट करो। नोट करो, अच्छा क्वेश्चन नहीं, अच्छा आंसर लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। हाँ बोलो कौन सा, किसमें दिक्कत है? ये बोला गया, अच्छा ऐसे टू एंड सबसे पहले क्या बोलता था, अपना ओपिनियन देता था ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर, ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव था इसी के अंदर। फिर अच्छा इसके कारण से हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, क्यों हम लोग जो एश्योरेंस देते हैं अच्छा किसी को भी, उसको अब्सोल्यूट नहीं बोल सकते, क्यों, उस कारण क्या है, ड्यू टू इनहेरिटेंट लिमिटेशन, मतलब अच्छा कुछ इसमें खामियां हैं जिसके कारण से, उसमें क्या क्या खामियां हम बताएंगे। बोला जब हम लोग रिपोर्ट देंगे सबसे लास्ट में, रिपोर्ट जब सौंपेंगे अच्छा ICAI को, तो बोला सारा का सारा ऐसे को फॉलो करके सौंपना। कौन बोला ऐसे? ऐसे 200 बोला अच्छा सारा ऐसे एक ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस ऐसे को फॉलो करने में कुछ बाधा आ गया, बाधा क्या आ सकता है भैया, जैसे कि हम ऑडिट करने गए, मेरा मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रहा है तुमको डेटा चेक नहीं करने देंगे, डेटा चेक करोगे तो ये प्रॉब्लम है, हम तुमको अपना डेटा चेक करने नहीं, अरे डेटा चेक नहीं करेंगे तो रिपोर्ट कैसे सौंपेंगे, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हमको तो ये सारा का सारा हम लोग रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, आएगा। अच्छा जब कोई ऑडिट करने जाएगा ना तो रोका जाएगा कि तुम इस चीज को नहीं कर सकते हो, तुम मेरे डेटा से इंक्वायरी नहीं कर सकते हो, मेरा डेटा बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो ऐसा स्थिति आएगा, क्या क्या सिचुएशन आने वाला है, थोड़ा सा वेट करो, सब पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग को ये पढ़ना है मेन, इनहेरिटेंट लिमिटेशन, क्या क्या खामियां हैं, खामियां भी किसके अंदर आया, अच्छा ऐसे 200 बोला गया। अच्छा इसी खामियां के कारण जो लगातार होता है, जिसके कारण से ऑडिटर जो रिपोर्ट सौंपता है ना वो रीजनेबल होता है, अब्सोल्यूट नहीं होता है, ये आज पढ़ाएंगे इनहेरिटेंट लिमिटेशन। इसके बाद क्या दिया, अच्छा मेटेरियलिटी, ये क्या होता है बताते हैं, किसी को पता अच्छा इसके बारे में? ये बोलता है एक बात बताना, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन एसेट्स में किसको दिखाएगा ये ऑडिटर डिसाइड करेगा। भैया ये कैसे, एक बात बताना, अगर कंपनी आगे से डिसाइड कर लेता है तो अच्छा बात है, किंतु अगर कोई मिस्टेक हुआ तो ऑडिटर उसको कंफर्म करेगा, नहीं तुम गलत दिखाए। जैसे कि एक बात है, तुम लोगों के लिए कैलकुलेटर क्या है, एसेट्स है कि एक्सपेंसेस है, अब बताओ। नॉर्मली क्या होता है, एक साल तक तो यूज करते ही हो, एक साल तक जो यूज होता है उसको करंट एसेट्स बोलते हैं, याद आया भैया। हम तो एक साल से भी ज्यादा यूज करते तो फिक्स एसेट्स में दिखाओ, एसेट्स है कि नहीं है, है। लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी, रिलायंस जैसा कंपनी, वो क्या कैलकुलेटर को अपना बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएगा? ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो ऑडिटर बताएगा नहीं तुम गलत दिखा रहे हो, ठीक है, तुम उसको वहां पर मत दिखाओ, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैलकुलेटर क्या एक तरह का एक्सपेंसेस है, वो उसके लिए एसेट्स, अच्छा एसेट्स आएगा तो डिप्रिसिएशन भी तो चार्ज होगा। फिर और एक प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताएंगे चाहिए मैटरनिटी होता क्या, अच्छा से बताया जाएगा। फिलहाल इतना तो समझ में आ गया, ये अपना मन से नहीं बोल सकते कि ये इसमें आएगा ये उसमें जाएगा, समझ में आया? तो ये सिचुएशन देख कर बताया जाएगा। इनहेरिटेंट लिमिटेशन ये क्या होता है बता दी तुम लोगों को, सब नोट कर लिया? अच्छा यहाँ तक इसको अब नोट करना, ये एक हेडिंग दो तुम लोग अच्छा से। एक ऑडिटर जो ऑडिट करते हैं उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, जिसके कारण से हम लोग जो
ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना, उसके ऊपर तुम लोग 100% बिलीव नहीं कर सकते हो। चार तरह का खामियां। अच्छा, एक है टेस्ट नेचर। कौन सा नेचर? टेस्ट नेचर। क्या होता है बताते हैं। एक बात बताओ, एक ऑडिटर ऑडिट करने कब जाएगा? पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा तभी ना हम ऑडिट करेंगे। बुक्स अकाउंट बनेगा नहीं तो ऑडिट कैसे शुरू कर दे बताओ। मैंने बुक्स अकाउंट क्लोज होगा तब जाकर मेरा ऑडिट का काम शुरू होगा। अच्छा, टाइम पीरियड रहता है ना, टाइम पीरियड का मतलब क्या? तो बाकी नेक्स्ट टाइम में काम करना है। अगर ऑडिटर साल भर ऑडिट कैसे करेगा, उन लोग को प्रॉब्लम होगा। मतलब ऑडिटर के पास नॉर्मली 1 से 2 महीना हाथ में टाइम रहता है, क्योंकि ऑडिट बहुत तरह का होता है। सपोज मान लो अगर टैक्स ऑडिट रहा तब दिक्कत है, क्योंकि टैक्स ऑडिट रहा तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी तो जमा करना है, टैक्स करना है। अगर अकाउंट्स का ऑडिट रहा तो ठीक है, तो मेरा तो मीटिंग होता है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें तो दिखाएंगे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को। तुम अगर ऑडिट नहीं करोगे टाइम से तो मीटिंग में कैसे दिखाएंगे? समझ में? एक टाइम का लिमिटेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, ऑडिटर, एक बात बताओ, रिलायंस कंपनी का कितना डेटर होगा? बहुत सारा। आज न जाने कितना बैड डेट होता है। क्यों भैया वैसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बताओ, डेटर कौन होता है? कस्टमर। पोस्टपेड कनेक्शन का भी नाम सुने तुम लोग कभी? नहीं। अरे अच्छा, पोस्टपेड कनेक्शन में क्या होता है? खास तौर पर हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करके ले लेते हैं, यूज करते हैं, रिलायंस कंपनी को पेमेंट भी नहीं करते हैं। ऐसा होता है तो बैड डेट हो गया। ऐसा उसका कस्टमर कितना होगा? अब इतना सारा कस्टमर का ऑडिट करना, मतलब डेटर्स अकाउंट, सिर्फ डेटर्स अकाउंट के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ डेटर्स अकाउंट को चेक करना क्या पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है। तो एक ऑडिटर क्या करेगा? मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मल केस के बारे में बता रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली 300 डेटर है। कितना? अच्छा, कितना को चेक करेगा? 30। कितना को चेक किया? 30। ठीक है, तो 30 में हमको पता चला ना, 30 में 9 अकाउंट में मिस्टेक मिला। कितने अकाउंट में? अच्छा, 9 अकाउंट में हमको मिस्टेक मिला। 9 अकाउंट। तो भैया मिस्टेक कैसे वो लोग डिसाइड करेगा बता रहे हैं। 9 अकाउंट में मान लो 100 रुपया करके मिस्टेक है, तो कितना का मिस्टेक हुआ? सॉरी, अच्छा, 900 रुपया का। तो ऑडिटर डिसाइड कर लेगा बाकी कितना बचा था। अरे बाकी कितना बचा? 270। तो अगर 30 में 9 अकाउंट में मिस्टेक है तो 270 में कितना अकाउंट में मिस्टेक होगा? कितना? अच्छा, 27। तो नहीं समझ में आया? ये निकालने एग्जाम में नहीं देगा। ठीक, अरे 30 अकाउंट में 9, समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छा, इसमें भी एज्यूम कर, देखो ये हकीकत निकला था, ये एक्चुअल फिगर था, ये हम लोग एज्यूम किए, क्योंकि जो सारा बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना पॉसिबल नहीं था। एज्यूम कर लिए कि अगर इसमें होगा तो कितना का मिस्टेक आएगा। देखो तो 2700, टोटल जोड़ो कितना हुआ? 3600। अब देखो ऑडिटर पहले से डिसाइड करके रखता है। भैया क्या डिसाइड करता है बता दें। जैसे कि डिसाइड करके रखा, अगर इस कंपनी में 5000 का मिस्टेक आया, कितना रुपया का? अच्छा, तो मेटेरियलिटी एक एसेट्स को लेकर था, अब मेटेरियलिटी एक और बात को लेकर आया। डिसाइड किया अगर 5000 का मेरे लिए मिस्टेक मिला तो ये मेरे लिए एक मेटेरियल मिस्टेक है। मेटेरियल का मतलब कि अगर मिला 5000 रुपया तक का मिस्टेक, 5000 रुपया का, या तो इसको क्रॉस कर दिया, तो हम लोग और भी 30 अकाउंट को वेरीफाई करेंगे और 30 अकाउंट को चेक करेंगे। किंतु अगर ये 5000 से कम मिला तो और हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? मतलब क्या, इतना लो मिस्टेक किया जो बर्दाश्त करने के लायक है, कितना सहा जा सकता है। तो भैया कितना सहा जाएगा, कितना सहने नहीं सकेगा, कितना मटेरियल मिस्टेक है, कितना मटेरियल मिस्टेक नहीं है। पहला बात, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो अच्छा, मेरा जो प्रोफेशन का है, मेरे में ऑडिट करने आया, इसमें मेरा 1 साल का इनकम था 10 लाख का, जिसमें मिस्टेक मिल गया। अच्छा मान लो 10 लाख में मान लो 50,000 का मिस्टेक मिल गया, तो ये एक मटेरियल मिस्टेक है कि नहीं है? हाँ, अच्छा मटेरियल मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि अच्छा 10 लाख में 50,000 का घपला, नहीं समझ में आ रहा है? ये मान लो रिलायंस जैसा कंपनी है, 50,000 का घपला कोई बड़ा बात है? उसको सहा जा सकता है। तो मतलब उसके लिए वो कोई मटेरियल मिस्टेक, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर। प्लस ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये ऑडिटर डिसाइड करेगा कि जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उस कंपनी के ऑडिट में मटेरियल मिस्टेक कहाँ तक हम स्वीकार करने वाले हैं, कहाँ तक स्वीकार
ये ऑडिटर डिसाइड करेगा, हम लोग नहीं करेंगे, कंपनी को देख कर डिसाइड किया। जैसे कि इस केस में डिसाइड किया यदि 5,000 का मेरे को मिस्टेक मिल गया ना टोटल, देखो ये चेक करके निकाले थे, ये अंदाजा लगाएं कि इसमें इतना का मिस्टेक हुआ तो इसमें इतना का मिस्टेक होगा। ये मेरा एक अंदाजा है जो गलत भी हो सकता है। अगर 5,000 तक आ गया मिस्टेक तब हम इसको और वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे, नहीं क्या 5,000 तक गया तो और ऑडिट करने की जरूरत, बस अब छोड़ दो दूसरा अकाउंट में चले जाए। लेकिन सपोज मान लो ऐसा होता, अगर वो डिसाइड करके रखता कि नहीं 3,000 का आ गया ना तो और अधिक एग्जामिन करेंगे, तो और अधिक उसको एग्जामिन करना पड़ता और टेस्ट टेकिंग होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छा ये लिमिटेशन क्यों है अब तुम लोगों को बता रहे हैं। सुनो, हम लोग तो 100% वेरीफाई किए नहीं, 100% चेक किए नहीं। अब अगर हम लोग 100% चेक करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा? ऐसा हो सकता है अच्छा जो बाकी 270 अकाउंट बचा ना उसमें 10 अकाउंट ऐसा था उसमें जबरदस्त वो लोग घपला करके रखा है, जबरदस्त, क्योंकि सब अकाउंट में जरूरत ही नहीं था, उसमें लाखों करोड़ों का घपला है। तो अच्छा वो तो उससे बच गया ना, उन लोगों को भी पता था ऑडिटर टेस्ट चेकिंग करेगा। तो बता ये हम लोग में खामी है कि नहीं है? इसके कारण से हम लोग जो अपना ओपिनियन देते हैं वो 100% ट्रू एंड फेयर नहीं होता है, हम लोग अंदाजा से देते हैं। इसके अच्छा एविडेंस नेचर, नोट करो। अच्छा देखो एविडेंस को लेकर बोला गया ना, अच्छा हम लोग के पास जिससे कोई एविडेंस आता है, ठीक है, तो वो जितना एविडेंस आता है, ठीक है, तो हम लोग उसके आधार पर अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये सारा का सारा एविडेंस निकला कहाँ से? टेस्ट चेकिंग से निकला है। तो क्या हम लोग 100% चेक किए थे? 100% एग्जामिन किए थे? 100% एग्जामिन नहीं हुआ था। जैसे कि तुमको बात बता दें, मान लो हर चीज को क्या स्टम्प पेपर पर लिखवा कर लेते हैं मैनेजमेंट से कि तुम लोग अच्छा से स्टॉक को एग्जामिन कर चुका था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं था, अच्छा से देख लिया है। हर चीज को तो स्टम्प पेपर पर लिखवा कर तो नहीं लेते, लेंगे फिर भी एग्जामिन करना पड़ेगा। हमको मानते हैं कि मैनेजमेंट सही बात नहीं बोलेगा, लेकिन मान लो अच्छा हम लोग एग्जामिन करने गए तो हम लोग को जहाँ जहाँ अंदाजा लगा कि इसमें बात कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। बात करने से पता चला है कि इतना हम लोग को टेस्ट करना है, इतना नहीं करना है, ठीक है। तो हर एक जगह पर हम लोग तो वेरीफाई किए नहीं और पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है। रीजन उसके पीछे जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक बहुत तरह का होता है, चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होता है। कितना चेक करेंगे? अगर उस लिक्विड कंपनी रहा, मतलब लिक्विड एसेट्स रखता है, जैसे कि मान लो लिक्विड टाइप का, जैसे कि जो आसानी से हाइड्रोजन सल्फाइड जो उड़ जाता है, इस तरह का लिक्विड पदार्थ है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा स्थिति में? तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ज़्यादातर जब हम लोग मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं या मैनेजमेंट का जितना एम्प्लॉय होता है उस डिस्कशन के आधार पर भी तो अपना ओपिनियन देते हैं। हर जगह को चेक करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अच्छा जैसे कि सपोज मान लो जैसे कि सोनू, ठीक है, तो हाँ अच्छा बाहर से बात की है सबसे कि सोनू कैसा लड़का है, सब पता है भैया बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो खेल कूद में नंबर 1 है, ठीक है, एकदम टाइम पे स्कूल आ जाता है, एकदम टाइम अच्छा कॉलेज पहुंच जाता है। भले स्कूल मिस करता था लेकिन कॉलेज कभी मिस नहीं किया है सोनू, ठीक है, इसका ये रिकॉर्ड है। एग्जाम देने हमेशा जाता है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ओवरऑल नॉलेज लिए। किंतु अच्छा मान लो जैसे कि अगर सोनू को बारे में सिर्फ ऐसे पूछा जाता, सपोज मान लो कि सोनू पढ़ने में कैसा है, ठीक है, तो अगर पढ़ने में पूछेंगे तो कुछ भी अपना ओपिनियन देगा, लेकिन पढ़ने में पूछेंगे तो पकड़ा जाएगा। बोलो कैसे? उसका हम लोग जब मार्कशीट देखेंगे तो एक अंदाजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मार्कशीट देखने के बाद कितना दूध में कितना पानी में है पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मतलब इसमें बोला जा रहा है अच्छा हर एक जगह मार्कशीट का मतलब हर एक जगह मेरे पास एविडेंस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा भी खर्चा होता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग एविडेंस के थ्रू पकड़ नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को मैनेजमेंट के डिस्कशन से पता चलता है, तो वहाँ पर हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं। समझ में आया? ये एविडेंस आएगा, थोड़ा सा वेट करो इसको लेकर, ठीक है, मतलब ओरल एविडेंस जिसको बोलते हैं, जिसके आधार पर हम अपना ओपिनियन दे देते हैं। तो ये खामी होता है। तीसरा जजमेंट,
मान लो जजमेंट के बारे में, अच्छा बताओ मैनेजमेंट पीपीडीटी कब निकाला होगा, बताओ हमको। अरे बुक्स ऑफ अकाउंट में पीपीडीटी आता है, मानते हैं टैक्स में नहीं आएगा पीपीडीटी, हमको भी पता है पीजीपीपी में नहीं आता है, ठीक है, तो किंतु जो अकाउंट्स में आता है पीडीडीटी, पीपीडीटी आता है। तो मैनेजमेंट जब बनाया था पीपीडीटी उस समय मान लो मंदी का स्थिति था, बहुत खराब स्थिति था, तो बैड डेट पीपीडीटी बहुत ज़्यादा डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो नहीं, जब ऑडिटर आया था एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, तो उसमें जरूरी है कि मंदी चलेगा, तब तो ऑडिटर को लग सकता है ना वहाँ पर कि जो जजमेंट दिया कि नहीं इतना नहीं इतना होना चाहिए, ऐसा तो मार्केट का सिचुएशन नहीं है। मतलब देखो पीपीडीटी जब निकाला वो डेट जरूरी नहीं कि वो कब निकाला होगा, वो एक अंदाजा से निकाल लिया था अकाउंटेंट, ठीक है। तो ऑडिटर तो अच्छा बाद में आएगा ऑडिट करने के लिए, तो मैनेजमेंट का डिसीजन में और ऑडिटर का डिसीजन में दोनों में डिफरेंस आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, पहला बात। दूसरा, टैक्स में डिप्रिसिएशन का परसेंटेज फिक्स होता है टैक्स में, किंतु अकाउंट्स में क्या है नॉर्मली रूल, देखो टैक्स का बात अलग है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इतना परसेंट इसके ऊपर, रेसिडेंट के ऊपर इतना, ऑफिस पर्पस के लिए इतना, उसमें तो अलग रूल है बहुत सारा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किंतु अकाउंट्स में क्या होता है हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अच्छा बताओ डिप्रिसिएशन जो होता है एक तरह का प्रोबेबल लॉस है कि एक्चुअल लॉस है, एक तरह का प्रोविजन होता है डिप्रिसिएशन, जिसको अंदाज एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, अच्छा डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, उसमें डिफरेंस आ सकता है। मतलब जजमेंट का भी फर्क होता है, जब हम लोग अपना कोई ओपिनियन देते हैं तो उसमें भी तो जजमेंट का फर्क है। दो एग्जांपल दिखाएं, एक पीपीडीटी, अरे तुम लोग को थोड़ा बहुत लग रहा है पीपीडीटी, उस कंपनी में सोचो रिलायंस में कितना सारा डेटर होगा, कितना बड़ा अमाउंट में निकलता होगा पीपीडीटी, डिप्रिसिएशन, तो जजमेंट के फर्क के कारण इफेक्ट हो जाता है। चौथा, इंटरनल कंट्रोल और वीकनेस, मतलब अच्छा बोल रहा है हम लोग, अच्छा इंटरनल जो कंट्रोल है, ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल भी तो मान लो सपोज किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल वीक है, ठीक है, कंट्रोल हम लोग चेक कैसे करेंगे, हम बताएंगे कैसे चेक किया जाएगा। लेकिन अच्छा इंटरनल कंट्रोल यदि कमी है तो ऑडिटर का काम क्या इंटरनल कंट्रोल को चेक करना था। सुनो, अगर ऑडिटर अच्छा बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम इंटरनल कंट्रोल को चेक करना नहीं है, मेरा काम क्या है एग्जामिन करना कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही बनाया कि नहीं आया, मेरा काम वो था। अगर किसी का इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी खामियां आएगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। जैसे कि तुमको बताएं, एक एग्जांपल देते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पर आता है हम लोग को ओपिनियन देने। मान लो जॉइंट कैशियर है, जॉइंट कैशियर मतलब कैशियर डिपार्टमेंट में कितना लोग बैठता है, 2 लोग, अगर वहां से चोरी हुआ किसको पकड़ेंगे बताओ, वो बोलेगा वो लेकर गया था, वो बोलेगा वो लेकर गया था, हमको नहीं पता है, बस भैया सीसीटीवी लगा दीजिएगा, ठीक है, अच्छा मान लो सब जगह तो सीसीटीवी लगा नहीं रहता है, हम लोग लगाएंगे, ऐसा होगा तो वेट करो भी, ठीक है, तो आएगा सारा टॉपिक में। तो अच्छा अगर जॉइंट कैशियर है तो ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो अच्छा ये एक तरह का वीकनेस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, तो मतलब अच्छा ड्यू टू तेजी के कारण ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देता है वो रीजनेबल ओपिनियन होता है, एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं होता, इसको नोट कर लो। अच्छा अब एक बात बताना, अच्छा एक ऑडिटर कहीं पर अगर ऑडिट करने के लिए जाएगा, ठीक है, तो कहीं पर यदि ऑडिट करने के लिए गया तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया इनहेरिटेंस लिमिटेशन, ठीक है, हम लोग दूसरा टॉपिक में जा रहे हैं। कोई ऑडिटर यदि किसी का ऑडिट मिला करने जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, प्लानिंग करेगा ना, नोट करो, प्लानिंग करेगा। उसके बाद ऑडिटर का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ओपिनियन देना होता है, उसके लिए गया तो उसके लिए अच्छा जब ऑडिट करने जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड्यूर करना पड़ेगा, फिर चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, प्रोसेस मतलब समझ में आ रहा था, प्रोसीड्यूर वेरीफाई करना है, अच्छा ये लोग ठीक से बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है कि नहीं करता, कैसे होगा बताएंगे, नोट करो। अच्छा प्रोसीड्यूर मान लो कर लिए, प्रोसीड्यूर करने से क्या फायदा है, जो हम लोग ओपिनियन देंगे अपना अच्छा खराब जो भी देना है किसके आधार पर देंगे, एविडेंस के आधार पर, तो
एविडेंस के आधार पर देना है ना, तो प्रोसीड्यूर करेंगे तब तो एविडेंस मिलेगा। अच्छा एविडेंस के बाद, अच्छा एविडेंस के बाद तुरंत ओपिनियन दे देंगे कि उससे एक निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग, कंक्लूजन निकलेगा। अच्छा कंक्लूजन के बाद तब तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अच्छा कुछ देर पहले हम तुम लोग एक लाइन लिखाए थे, बोले थे ना बोर्ड से लिखने के लिए, देखो तो अच्छा लिखा होगा। क्या लिखा हुआ था? ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ओपिनियन को अंडरलाइन करो। मतलब अच्छा ऑडिटर जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है किसके आधार पर? ऑन द बेसिस, कंक्लूजन लास्ट में देखिएगा तब, ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंसेस, ये कहाँ से निकालना है? अच्छा ऑडिट एविडेंस, अंडरलाइन करो। ये वर्ड किसी आंसर को मैच करेगा, थोड़ा सा वेट करो। ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द प्रोसीड्यूर, ये कहाँ से मिलने वाला है? जब प्रोसीड्यूर करेंगे पर प्लानिंग, प्लानिंग को अंडरलाइन करो। क्या करते हैं पांडे जी? देखो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग हम तुम लोगों को बहुत बार समझा चुके, पढ़ा चुके। प्लानिंग है क्या? अरे अच्छा जब किसी कंपनी में हम लोग ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना, तो पहले से डिसाइड करते हैं कौन सा कंपनी है। जैसे कि मान लो बैंकिंग कंपनी है तो बता नहीं थे, देखिएगा डिपॉजिट विड्रॉ को, तो वहाँ पर जैसे कि वहाँ क्या अप्लाई होता है, वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं ना अच्छा बैंकिंग रेगुलेशन फ्रेमवर्क। भैया ये क्या होता है? जिससे देखो बहुत तरह का ऑडिट होता है, हम तुमको थोड़ा सा बस समझा दें। एक होता है इंटरनेशनल ऑडिट, मतलब जो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में डील करती है उन लोगों का ऑडिट कैसे होता है? एफआरएफ से। किससे होता है? अच्छा एफआरएफ से, मतलब अच्छा फाइनेंशियल रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क। मतलब ये क्या होता है? जैसे कि हम लोग का आईसीआई है ना इंडिया में, आईसीआई हम लोग गाइडलाइन करता है कि जब तुम लोग अकाउंट करोगे, अकाउंट का काम करोगे, कोई भी मैनेजमेंट या अकाउंटेंट काम करता है तो उसको बोला जाता है एएस फॉलो करने के लिए। क्या फॉलो करने के लिए? यदि वो कंपनी या फर्म सिर्फ इंडिया में है तब, किंतु अगर इंटरनेशनल मार्केट में है, ठीक है, तो वहां पर इंटरनेशनल का सुनना पड़ेगा, इंटरनेशनल में सुनना पड़ेगा। तो वहां पर क्या फॉलो होगा? एफआरएफ, फाइनेंशियल रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क, ये सब ऑडिट में नाम आएगा। उसी तरह से अगर मान लो रूल है, अगर बैंक का ऑडिट हो रहा है तो वहां पर क्या फॉलो करेंगे हम लोग? बैंकिंग रेगुलेशन फ्रेमवर्क। मतलब सबका ऑडिट करने का तरीका अलग होगा, इंश्योरेंस कंपनी का अलग होगा, समझ में आया? क्योंकि कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी में अंतर है, ठीक है। तो बोला गया जिसका तुम ऑडिट करने जा रहे हो उसी हिसाब से डिसाइड करना, ठीक है। तो कि वहां पर हम लोग का प्लानिंग कैसा होगा, क्या कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे? सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट, हम लोग को ये भी डिसाइड कर जाना है वहां पर जब भी कभी भी जाएंगे कि अगर जा रहे हैं तो देखो आर्टिकल लोग को जैसे बता देंगे। जैसे सपोज मान लो एक सीए चिंतामणि, ठीक है, तो ठीक है अपना 3 ऑडिटर को भेज दिया, जोधू मोधू भोधू को, ठीक है, ये तीनों को भेज दिया। अगर मान लो भेज दिया, बोला जाकर तुम लोग ऑडिट कर लेना, ठीक है, चलो फर्नीचर कंपनी का ऑडिट, परचेज सेल ये सब होगा। केस क्या होगा? ये शुरू करेगा सेल्स अकाउंट, ये शुरू करेगा परचेज अकाउंट, ठीक है। ये अपना मन से किया, देखा गया भोदू आगे से तैयार नहीं था, ठीक है, तो बोलेगा देखो हमको इस अकाउंट में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो एक काम करो, तुम एक काम करो, डेटर्स अकाउंट को छोड़कर क्रेडिटर्स अकाउंट लेके जाओ। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट लेके आएगा मैनेजमेंट एग्जामिन कराने के लिए, तब बोलेगा इसमें हमको दिक्कत, हमको एसेट्स दे दो। ऐसा क्यों होगा? तो अगर वो लोग पहले से, अगर हम लोग अगर चिंतामणि जो सीए है पहले से बता देता कि तुमको देखो सेल्स अकाउंट देखना है, तुमको परचेज अकाउंट देखना है, ठीक है, तुमको सिर्फ डेटर्स अकाउंट देखना है, तो लोग पहले से तैयार होकर जाता,
तो डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, कौन कौन सा नहीं लेना है, कैसे ऑडिट करना है। अगर पहले से, अरे ये थोड़ी ना सीए, ये तो आर्टिकल लोग हैं, आर्टिकल लोग, इन लोगों को ट्रेनिंग में भी, अगर इन लोगों को पहले से नहीं बताएंगे तो ये लोग काम नहीं करने सकेगा, घबरा जाएगा वहां पर, कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा पहले से, समझ में आया तुम लोगों को। अच्छा, प्लानिंग करने के बाद क्या करना है, इन लोगों को बताना है ना कैसे काम करना है, उसको कहते हैं ऑडिट प्रोसीड्यूर। ये आता हम लोग का एक ऐसे है, हम लोग इस ऐसे को सीखेंगे, ऐसे ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। हम बोल रहे थे तुमने सिर्फ 10 क्लास का वेट करो। ऑडिट में ना स्टार्टिंग में कम क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन जाता रहेगा हम लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़ते रहेगा, बहुत अधिक हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। सुनो ऑडिट प्रोसीड्यूर क्या होता है। देखो होता अच्छा एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर। कौन सा प्रोसीड्यूर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर का मतलब बता रहे तुम लोगों को। इसका मतलब हुआ जब किसी कंपनी का हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना, किसी का भी पहले से पूछते हैं सीए से, अरे इसके पहले तो कोई तो सीईओ होगा ना जो ऑडिट किया होगा, उनसे बातचीत करते हैं कि मैनेजमेंट कैसा था। ये लोग पहले से, अच्छा प्रत्येक साल अच्छा जब ऑडिट होता होगा तो एक ऑडिट रिपोर्ट भी जमा होता होगा, चेक करेंगे इस कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, पता चला कंपनी लास्ट ईयर इस कंपनी में फ्रॉड हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे आगे से सतर्क हो और अच्छा से इसका ऑडिट करेंगे। मतलब रिस्क असेसमेंट में क्या क्या आया, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में किसी कंपनी का प्रोसीड्यूर करने जा रहे हैं तो हम लोग को इंक्वायरी कर लेना चाहिए, इंक्वायरी। उसके बाद लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग चेक कर लेंगे, लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे। देखो इंक्वायरी तो पहले करना है, सीए से बात करना है, मैनेजमेंट से बात करना है कि लास्ट ईयर कोई कुछ हुआ था ऐसा कि आपके कंपनी में कोई प्रॉब्लम आया था कि नहीं आया था। किससे बात करना है, मैनेजमेंट से बात करना है, इसके पहले जो ऑडिट आया होगा उससे बात करना है, इंक्वायरी करना है हमको। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई क्यों देखेंगे पता है, लास्ट ईयर का, अगर लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखेंगे तो पता चलेगा अरे लास्ट ईयर इतना खर्चा हुआ था तो इस साल सडनली इतना इंक्रीज कैसे हो गया, इतना पकड़ेंगे। अच्छा कारण क्या है, ये तो तुम लोगों को पता नहीं। अच्छा अब बैलेंस शीट कुछ ऐसे बन रहा है, भले तुम लोग अमाउंट नहीं लिखते हो, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, क्यों बनाते हैं पीएल को ऐसे, बैलेंस शीट को ऐसे क्यों। अब डायरेक्टली हम लोग देख नहीं सकते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म था ना तो हम लोग को देखने में बहुत दिक्कत होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था, तो आसानी से कंपेयर भी कर लेते हैं। समझ में आया ये वर्टिकल फॉर्म में क्यों चेंज किया गया। अच्छा जनरल का स्टूडेंट नहीं सीखा है कोई बात नहीं, उन लोगों को फाइनल अकाउंट हम नेक्स्ट ईयर सिखा देंगे। अच्छा सीखना है तुमको आशीष, नहीं बोलोगे तो सिखा सकते हैं। अच्छा और लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट भी तो चेक करना है, चेक करेंगे तभी तो अच्छा पता चलेगा कि कैसा कंपनी था, उस हिसाब से हम लोग वेरीफाई करेंगे। मतलब ये सब इंक्वायरी करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा ना इस जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। यदि खराब कंपनी पता चला तो मतलब रिस्क ज़्यादा है तो अच्छा से एग्जामिन करना है, बहुत सिंसियर होकर। अब पता चला नहीं बहुत अच्छा कंपनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत अच्छा मेंटेन करता है, मतलब एक बुक्स ऑफ अकाउंट हर एक डिपार्टमेंट हर एक डॉक्यूमेंट्स को रखा है, तो नहीं होगा, आराम से हम ऑडिट कर सकते हैं, उतना हमको टेस्ट चेकिंग भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, कौन सा प्रोसीड्यूर अच्छा, कंप्लायंस। ये क्या होता है ना, अच्छा कंप्लायंस में अच्छा बताओ एक ऑडिटर का काम क्या था, ऑडिट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट बना कर रखा उसको एग्जामिन करना। उसको कोई जरूरत था एक ऑडिटर पास जाकर बात करने का, क्यों जा रहा है बार बार, इस कारण से जा रहा है, वो जाएगा तब तो इस कंपनी के बारे में एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा तब तो वो डिसाइड करेगा कि हमको आखिर
उसको एग्जामिन कितना करना है, टेस्ट चेकिंग कितना करना है। जैसे कि मान लो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, तो पता किए तो पता चला गवर्नमेंट कंपनी था तो उसमें अच्छा बहुत सारा घपला हुआ है, मतलब पूरा घपला से भरती है कंपनी, उसका नाम ही रख देना चाहिए घपला कंपनी। मान लो ऐसा पता चला तो हम लोग ऐसा कंपनी में जाएंगे, इतना घपलेबाज कंपनी में, तो अच्छा एक ही सोचेंगे इसमें टेस्ट चेकिंग वगैरह छोड़ो, पूरा इसके एक एक बुक्स ऑफ अकाउंट ही चेक करेंगे, एक एक बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों? इतना जिसका घपला हुआ है, कौन अकाउंट से क्या क्या निकलने वाला कोई ठीक नहीं है, तब वहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तब 100% चेकिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, तो फीस ज़्यादा लीजिएगा, थोड़ा वेट करो, अच्छा उसका आएगा, भी तो लेंगे। अच्छा, कंप्लायंस प्रोसीजर में क्या होता है? देखो कंप्लायंस में ना मानते हैं अच्छा हमको ऑडिट का एग्जामिन करना है, हम मानते हैं, कोई डाउट नहीं, अच्छा इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं करे। अरे कंपनी का यदि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट कम चेक करना पड़ेगा। यदि बहुत घटिया है, बहुत खराब है, तो इंटरनल चेक ज्यादा, सॉरी अच्छा, तब बुक्स ऑफ अकाउंट को ज्यादा चेक करना पड़ेगा, तब सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि इंटरनल कंट्रोल के बारे में तुमको बताते हैं, ये इंटरनल कंट्रोल के बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ पूछ देगा शॉर्ट नोट में, इंटरनल कंट्रोल के बारे में लिखना है। कंटिन्यूटी मतलब बता रहे, सबसे पहले देखना, अच्छा जैसे कि तुमको एक बिग बाजार का एग्जांपल है, बिग बाजार, ठीक है, तो बोलो अच्छा बहुत बड़ा बड़ा अपना मॉल्स खोल कर रखा है कि नहीं बिग बाजार, मॉल्स में कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अच्छा देखो अगर चोरी हुआ तो उसका भी तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, तो पहले चेक तो कर ले इस कंपनी में चोरी का चांसेस है कि नहीं है, तो उस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेंगे। तो बिग बाजार का जब कोई जाएगा ऑडिट करने, तो सबसे पहले अच्छा इंटरनल कंट्रोल, एग्जिट वजह से कोई चोरी नहीं हो जाए, उसके लिए क्या सीसीटीवी लगाया है, इतना अच्छा लगा कर रखा है। ठीक है, तो इसके बाद इफिशिएंट, मतलब सिर्फ सीसीटीवी लगा, सीसीटीवी काम करता है कि नहीं करता है? अच्छा सिर्फ लगा कर छोड़ दिया कि काम भी करता है, काम करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब पकड़ सकते हो, जैसे कि बताएं तुमको। अच्छा ये सिर्फ काम ही करता है कि कंटिन्यूटी भी है, मतलब अच्छा बीच में खराब हो जाता है तो छोड़ देता है, उसको ठीक करवाता है। तुमको पता है मेरा एक स्टूडेंट है, नाम जाओ इस पर बता देते हैं, उसका नाम है नीरज, बिकम 3rd ईयर में पढ़ता है। जब मिलोगे ना अच्छा बहुत खुशी मिलेगा उसके साथ पढ़कर, जो लोग पढ़ा है वो लोग बहुत खुश हुआ है। अच्छा वो बच्चा बिग बाजार में गया, इतना समझाते हैं, दिन भर अच्छा रजनीगंधा गुटखा खाते रहता है, खाते खाते बिग बाजार में ढुक गया। ठीक है, घर समझकर जाकर जिसको तिसको देखकर हंसने लगता है, समझाते हैं कि देखो कोई गलत चीज सोच सकता है, ऐसा काम मत करो, जाकर ऐसा हंसा कि कपड़ा में सारा 4 पैंट बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो अब वहां से भागने का कोशिश किया, सक्सेस हो जाता हकीकत में अच्छा राखी के समय में। ठीक है, अब तो था गरीब घर का है, ठीक है, तो अब तो पकड़ा गया, उसके साथ 2 दोस्त भी था। ठीक है, तो अब 4 कपड़ा का भुगतान कौन करेगा? ठीक है, और झूठ मूठ का बिग बाजार का जो मैनेजमेंट है वो बोला 10 कपड़ा का देना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा पिक पड़ गया है। ठीक है, तो ऐसा बोलने लगा। अब वो लड़का कहाँ से लाया इतना पैसा, वो तो गरीब घर का हकीकत में। ठीक है, तो अब रो रहा है, गा रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, बोला पुलिस बुला देंगे, सचमुच के बुला देता। लास्ट में से 4 कपड़ा में माना। ठीक है, तो फिर आया, पेमेंट वेमेंट किया, तब उसको छोड़ा। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, अगर बिग बाजार सीसीटीवी नहीं लगाता तो अच्छा नीरज को पकड़ नहीं सकता, पूछना अच्छा ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, और तब से मेरा फीस भी नहीं मिला है। ठीक है, वेट कर रहे हैं कब मिलेगा। उसके बाद अच्छा उसमें इफिशिएंट था कि नहीं था, उस सीसीटीवी में इफिशिएंट मैंने काम कर रहा था, जब दिखाई दे रहा हो तभी तो नीरज को पकड़ लिया। अब कंटिन्यूटी भी था, ऐसा नहीं कि खराब हो गया तो नहीं चेंज किया, नहीं चेंज करता तो उसको पकड़ने नहीं सकता। और जानना था, और सुनो बिग बाजार के बारे में। अरे उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा उसका ऐसा भी मॉल्स है ना, अगर तुम लोग गुड्स को परचेज करोगे ना, वो लोग एक साइलेंसर लगा कर रखता है। अगर कोई चोरी करके निकलने का कोशिश किया, उन लोगों के पास एक मशीन होता है जिससे ना मतलब प्रत्येक जगह एक नंबर दिया जाता है, उस मशीन से वो लोग चेक कर लेता है, वहां पर नोट कर लिया। अगर बिना नोट कराए, मतलब सब मॉल्स में ऐसा नहीं है, कुछ मॉल्स में ऐसा। ठीक है, तो अगर कोई नोट करने भुला गया उस मशीन से, ठीक है, तो जैसी गेट से निकलोगे तो साइलेंसर का आवाज देने लगेगा, तो उन लोगों का स्टाफ भी रखने का जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ ऐसा भी है। ठीक है, मतलब हम बताना चाहते हैं उन लोगों का इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रांग है, समझ में आया?
जिस नहीं आया, ठीक है और बताते हैं। मान लो सपोज हम किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, ठीक है, तो देखेंगे अच्छा ये लोग अपना एम्प्लॉय लोगों को जो पेमेंट करता है, जिससे कि तुमको हम बताएंगे अभी, तो डेली जो वर्कर लोग काम करने जाएगा, एक कोई डॉक्यूमेंट होता है ऐसा, अटेंडेंस डॉक्यूमेंट होता है ना, अटेंडेंस बुक, तो उन लोगों को बनाकर रखना चाहिए कि नहीं बनाकर रखना चाहिए? अरे प्रत्येक कंपनी फैक्ट्री में बनाना चाहिए अटेंडेंस डॉक्यूमेंट। हम मानते हैं सपोज कि सब कंपनी में पॉसिबल नहीं है कि मतलब फिंगरप्रिंट वाला कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कम से अटेंडेंस डॉक्यूमेंट तो बनाकर रखें, मैनुअली बनाकर रखना चाहिए। चलो बना लिया, ये क्या कर रहा था, एग्जिट कर रहा था, लेकिन इफिशियंट था कि नहीं था? इफिशियंट का मतलब इसमें एम्प्लॉय लोग जैसे नाम लिख दिया, ऐसा नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पर साइन करेगा, ठीक है, ये इफिशियंट है कि नहीं है? ठीक है, साइन होता है कि नहीं है? लेकिन अच्छा देखो, साइन को लेकर चेक करने का जहां तक बात आएगा, तो साइन के साथ साथ हमको कंटिन्यूटी देखना था, लेकिन अच्छा ध्यान देना चाहिए इफिशियंट और कंटिन्यूटी को। एक बात बताओ, इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक बार साइन होना चाहिए कि लगातार होना चाहिए था? लगातार। ये कैसे पता चलेगा? और इफिशियंट के बारे में कैसे पता चलेगा? रुको एक मिनट, वाला उसको क्या अटेंडेंस बुक रखना चाहिए था? रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफिशियंट के लिए अगर मान लो सिर्फ साइन का कॉलम रख देता तो उतना अच्छा इफिशियंट इफेक्टिव होता नहीं। क्यों? साइन जो तो टाइम में आएगा तो करके चल जाएगा, उसको क्या करना चाहिए, एक टाइम का भी कॉलम रखना चाहिए, कौन किस टाइम में आ रहा है, जब आएगा तो अपना साइन करके टाइम लिख देगा। लेकिन क्या हुआ केस, जो आता था 9 बजे आने का टाइम था 9 AM, कोई 2 बजे भी आया तो 9 AM, 3 बजे भी आया तो 9 AM, तो ऐसे पकड़ने सकेगा क्या? मतलब टाइम कॉलम कर दिया और अच्छा किया था, लेकिन इससे और अच्छा करना चाहिए ना। उसको क्या करना चाहिए, एक गार्ड को रख देना चाहिए। गार्ड क्यों गार्ड रहेगा कि ताकि यदि कोई आए, ठीक है, तो गार्ड अपना हाथ से साइन में लिखे वहां पर कि इतना बजे आया। नहीं समझ में आया? मान लो कोई 11 बजे आकर भी 9 बजे लिख दिया, तो दूसरा एम्प्लॉय आता है, देखा ओ 9 बजे से वो आया था ना, तो हम भी 9 बजे लिखते हैं। अरे अच्छा, इसके बाद ही ना लिखेंगे, या तो 9:15 में लिखेंगे। नहीं, अच्छा गार्ड रहेगा तब तो पकड़ा जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? और बताएं, अटेंडेंस बुक्स अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, बताते हैं। अच्छा, ये सब क्यों चेक किया जाता है, साइन क्यों देखा जाता है, क्यों पता चलते हैं? इससे हम लोग को पता चल जाएगा ना इस फैक्ट्री में कौन कौन सा एम्प्लॉय काम करता है, ये भी तो पता चलेगा। किस एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा है कि तुम लोग को पता है? एमसीडी का कोई नाम सुना कभी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसमें ना अच्छा घोस्ट एम्प्लॉय लोग काम करता था। बताते हैं कैसा एम्प्लॉय था, जो बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब जैसे कि इतना करोड़ों का पेमेंट हुआ था एक समय, ठीक है, तो इतना करोड़ों रुपया का पेमेंट हुआ, जब एम्प्लॉय का नाम पूछा गया तो एम्प्लॉय है ही नहीं है, मतलब नाम तो है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, तो पेमेंट किसको किया? तो इसी के साथ हम लोग अटेंडेंस बुक, मतलब देखो इससे नाम पता चल गया। अब इसके बाद अगर कभी इंक्वायरी करने का हमको जरूरत पड़ा तो एड्रेस वगैरह भी तो मिल सकता है, इसलिए हम चेक करते हैं कि ये सब मेंटेन किया है कि नहीं किया है। ये क्या है इन लोगों का इंटरनल कंट्रोल। अच्छा मान लो इतना मेंटेन करेगा तो चोरी वगैरह का डर कम होगा कि नहीं होगा? हम क्या बोल रहे हैं, हर चीज का तो एग्जाम्पल नहीं देंगे, इसका मतलब चोरी वगैरह का डर रहेगा, कम रहेगा, बहुत ही कम, ना के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे अगर पता चला नहीं इन लोगों का इंटरनल कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है, तो हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट को ज्यादा चेक करना पड़ेगा कि कम चेक करना पड़ेगा? कम चेक करना पड़ेगा। यदि इंटरनल कंट्रोल अच्छा वीक रहा तो मतलब बोल सकते हैं यदि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, ठीक है, तो यदि स्ट्रांग है तो यदि स्ट्रांग है, ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग है, तो हमको सब्सिस्टेंटिव प्रोसीड्यूर कम करना पड़ेगा। नहीं यदि वीक है तो बहुत घटिया है, तब ज्यादा करना पड़ेगा। इन दोनों बीच में ये रिलेशन था, ठीक है। अब सब्सिस्टेंटिव प्रोसीड्यूर में क्या आता है?
सुनो, अब छुट्टी दे देंगे और 5 मिनट, ठीक है? ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर में क्या होता है, एक पहले बात बताओ। एक बात तो डिसाइड हो गया, यदि हम लोग का कंप्लायंस प्रोसीड्यूर स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर कम करना पड़ेगा, इसे लिखना है। अच्छा, ठीक है। यदि कंप्लायंस प्रोसीड्यूर बहुत वीक है तब सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर ज्यादा करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को ज्यादा अच्छा से एग्जामिन करना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज था, एक था टेस्ट ऑफ डिटेल, एक है एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीड्यूर। ये रिव्यू प्रोसीड्यूर है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में। जैसे कि रेशियो एनालिसिस, क्या बोलते हैं अच्छा उसको? रेशियो एनालिसिस, ARP। ARP को बोलेंगे रेशियो एनालिसिस। जैसे कि तुम लोग को कभी नाम सुना करंट रेशियो का? नहीं सुना। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो कितना है? वेरी गुड, 2:1। इसका मतलब पता है क्या होता है? ये करंट रेशियो का 2:1 का मतलब ये होता है करंट एसेट्स, ये होता है करंट, हमेशा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का कितना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए एनी टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 गुना क्यों? कल को मेरा करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो गया, मान लो, सॉरी, करंट एसेट्स यदि घट गया, 2:2 से घट गया, अच्छा सपोज मान लो घट कर हो गया 1:1, ऐसा सिचुएशन में आ गया, अगर बाई चांस लायबिलिटीज का भुगतान नहीं करने सके हम लोग, लायबिलिटीज पेमेंट, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फिक्स एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। तो फिक्स एसेट्स का सेल करना किसी कंपनी के लिए क्या गुड इंडिकेशन है? तब लगेगा कंपनी बंद होने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए कम से कम हम लोग इस रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये रेशियो इंडिकेट करता है इस कंपनी का आर्थिक स्थिति अच्छा है, और इससे कम हो गया मतलब बहुत घटिया सिचुएशन पर है। समझ में आया कि नहीं? गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट को चेक करते हैं, पढ़ाएंगे। अच्छा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है क्या? प्लस रेशियो का मतलब समझ में आ रहा है? अरे रेशियो से बहुत कुछ पता करेंगे। जैसे कि रेशियो से पता चलेगा हम लोग ड्यूरिंग द ईयर कितना कितना सामान मंगाए और कितना सामान मेरा बच गया। सपोज मान लो, अच्छा मान लो, अच्छा अगर रेशियो ऐसे आता है 1:4, करंट रेशियो कितना आया? 1:4। क्या इंडिकेट कर रहा है? अब हम लोग का फिक्स एसेट बेचने का दिन आ चुका है, गया नहीं, आ चुका है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो अरे रेशियो से पूरा फाइनल अकाउंट बनता है, बनाना है, ठीक है? 3rd ईयर में बनाना, 3rd ईयर में है, रेशियो से बनेगा फाइनल अकाउंट, वर्टिकल फॉर्म। मतलब रेशियो एक दूसरे से अच्छा कनेक्शन को ऐड करता है। अगर मैनेजमेंट रेशियो निकाल कर रखा है तो हम लोग पकड़ नहीं सकेंगे आसानी से। अगर लास्ट ईयर रेशियो इतना था तो सडनली इस साल इतना घट कैसे गया, इस साल इतना कम कैसे हो गया? समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा टेस्ट ऑफ डिटेल्स को चेक करते हैं। किसको चेक करेंगे? इसमें 2 चीजें है, एक है टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, एक है टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। टेस्ट ऑफ बैलेंसेस का मतलब जनरेटिव चेक करना, लेजर का बैलेंस कितना है उसको चेक करना। टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या है ना, जब लेजर का बैलेंस को, लेजर को चेक करेंगे अमाउंट सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अमाउंट लिखा, कौन सा इनवॉइस का लिखा? इनवॉइस नंबर भी लिखा रहता है क्या? इनवॉइस नंबर तो देखो सब लेजर में नहीं लिखा, जैसे बिन कार्ड वगैरह में तो लिखा रहता है, मानते हैं सब जगह नहीं लिखा रहेगा। या तो मान लो ऐसे चेक कर सकते हैं, तो इस इनवॉइस का ये अमाउंट है, इस इनवॉइस का ये अमाउंट है, इस कैसे भैया इनवॉइस पता चलेगा? डेट भी तो दिया रहता है, इस डेट में क्या क्या परचेज हुआ था, क्या क्या सेल हुआ था, तब तो हम लोग चेक करने सकेंगे किस डेट में कौन से इनवॉइस से क्या परचेज हुआ था। ये कौन इंडिकेट करता है? सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर। ये ऐसे कौन सा बोला? अच्छा 500। आज इतना ही रहने दो, ठीक है? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास से और पढ़ाएंगे। अच्छा तुम लोग एक सीट दिया गया ना, अरे एक सीट दिया गया है, तो देखो आज हम टिक नहीं करवा रहे हैं, किंतु जो रिलेटेड टॉपिक होगा ना तुम लोग का लाइन से मिलेगा, पढ़ना समझ में आ जाएगा, नहीं लगेगा। तुम जाते समय कर जाना, ठीक है? अब सुनो,